नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648805309606089752386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीपीएससी पेड क्विज़ेस जो हम लगातार देख रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पे देखिए, कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी जो होती है हमारी, इससे बदलने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, तो अभी हाल ही में जो हमारे एनर्जी मिनिस्टर हैं आर.के. सिंह, ठीक है, पावर मिनिस्टर, तो उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी किया है कि वर्ष 2024 तक, ठीक है, हम जो भी एग्रीकल्चरल सेक्टर में जैसे डीजल का मेजर यूज कहाँ पे होता है, जैसे पानी के वो जनरेटर्स वगैरह हम यूज़ करते हैं ना, वहाँ पे पानी निकालने के लिए मोटर्स में, एक तो उसमें हो गया, फिर जो ट्रैक्टर वगैरह होता है ना, तो इस सब के इक्विपमेंट्स में डीजल का जो है एक मेजर रोल है एज अ एनर्जी। तो वहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी को जो है स्टेट से भी उन्होंने आग्रह किया है कि ऐसे अडॉप्शन जो करें कि वहाँ पे उसको जो है शिफ्ट किया जा सके डीजल से रिन्यूएबल पे। तो ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। सितंबर 2022 में वीगन खाद्य श्रेणी के तहत वनस्पति आधारित मांस उत्पाद की पहली खेप गुजरात से किस देश को निर्यात किया गया है। ठीक है, तो एक हमारा अथॉरिटी है, आप जानते होंगे, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट अथॉरिटी, अपीडा इसको शॉर्ट फॉर्म में बुलाया जाता है। तो इन्होंने जो है, जो ये वीगन आजकल एक जो फूड कैटेगरी पॉपुलर हो रही है, जहाँ पे मीट वगैरह नहीं खाते, इवन जो मिल्क वाले प्रोडक्ट्स होते हैं इन सबको भी यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं ये लोग। तो ऐसी जो है वनस्पति आधारित मांस उत्पाद को वीगन कैटेगरी का बना करके अपीडा ने एक्सपोर्ट किया है फर्स्ट टाइम गुजरात के नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट से, जो है यूएस में, सॉरी नांदेड़ नहीं, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, वहाँ से। ठीक, तो उससे कैलिफोर्निया में भेजा है यूएस में। ठीक, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। थोड़ा डिटेल में इसको पढ़ लीजिएगा। रक्षा मंत्रालय ने सतह से सतह पर मार करने में सक्षम दोहरी भूमिका वाली ब्रह्मोस मिसाइल के लिए किस कंपनी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए अभी हाल ही में। तो देखिए, इंडिया और रशिया का एक जॉइंट वेंचर है ब्रह्मोस एरोस्पेस। ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल का जो यहाँ पे डेवलपमेंट करते हैं ये लोग। तो उसी क्रम में यहाँ पे सरफेस टू सरफेस एक जो मिसाइल है, इसके लिए 1700 करोड़ रुपए का जो है एक अभी ये अग्रीमेंट हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। इंडियन नेवी में जो है इस मिसाइल को इंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसमें ऑप्शन हमारा जो सी है ये करेक्ट होगा। 22 सितंबर 2022 को डॉक्टर मनसुख मंडाविया जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं केंद्र के, तो इन्होंने भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लीडरशिप समिट का जो है उद्घाटन किया है। तो ये इवेंट भी ध्यान रखिएगा कि लीडरशिप समिट ऑर्गेनाइज किया है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने 22 सितंबर को। यहाँ पे मनसुख मंडाविया जी ने इसको उद्घाटन किया है। ठीक है, दूसरा है कि इस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी जो है ये बेसिकली स्वैच्छिक रूप से कार्य करने वाला एक ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमन लाइफ और उसको बचाने और हेल्थ जो स्पेशली कॉन्सेप्ट है उसके क्षेत्र में काम करता है। एक इंटरनेशनल रेड क्रॉस मूवमेंट है। ठीक है, उसका ये पार्ट है। तो आप ये बताइए कि इसकी फाउंडेशन कब हुई थी इंटरनेशनल वाले की। इंडियन जो ये है इसकी स्थापना हुई थी 1920 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। इसको ध्यान रखें। वर्ष 1969 में स्थापित REC, ठीक है, देखिए कंपनी का नाम है। बेसिकली इंडिया में जो ये है आपका पावर सेक्टर है, ठीक है, विद्युत का, उसके डेवलपमेंट और फाइनेंसिंग के क्षेत्र में यह कार्य करती है। और एक ये NBFC का दर्जा यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो है इसके रूप में अभी तक इसको था। तो इसको जो है एक स्पेशल स्टेटस मिल गया है अब सितंबर 2022 में। कौन सा ये बताना है। तो ये अब महारत्न कंपनी बन गई है। ठीक है, 23 सितंबर 2022 को गुजरात के एकता नगर में सभी राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन जो है किसने किया है। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे कि एनवायरमेंट मिनिस्टर्स का कॉन्फ्रेंस था एकता नगर गुजरात में, विच वाज इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर वर्चुअली। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल, ठीक है, ये आपका जो है
हाइपरटेंशन कंट्रोल एक ये पहल चलाई गई थी भारत के द्वारा, तो इसके लिए संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे पहले, तो यही इंपॉर्टेंट है कि यूएन का अवार्ड मिला है किसके लिए, जो है हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए जो इवेंट चलाया गया था नेशनल हेल्थ मिशन के तहत, उसके लिए। ठीक, तो अब ये पूछा जा रहा है कि जो हमारा हाइपरटेंशन का ये कंट्रोल प्रोग्राम चालू हुआ है ना, इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव, कब से स्टार्ट हुआ, तो शुरू हुआ था 2017 में। ठीक, धीरे धीरे इसको एक्सपैंड किया गया, तो लगभग भारत के 130 डिस्ट्रिक्ट्स में, जो कि लगभग 23 राज्यों के अंतर्गत स्थित हैं। ठीक है, तो उसमें लगभग 34 लाख लोगों का इसमें हाइपरटेंशन का जो ट्रीटमेंट भारत के अलग अलग हेल्थ फैसिलिटीज, जो गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज हैं वहाँ पे, और जो आयुष्मान भारत हेल्थ वेलनेस सेंटर्स बनाए गए हैं उसमें इनका इलाज जो है चल रहा है बढ़िया से। तो यहाँ पे इसी जो कह लीजिए हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव है, इसके लिए यूएन का अवार्ड मिला, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, सी ऑप्शन करेक्ट है। सितंबर 2022 में केंद्र सरकार के द्वारा पहली 3 दिवसीय एक फ्लोटिंग फोटो प्रदर्शनी लोकटक झील में आयोजित की गई। तो आपको पता होगा कि जो लोकटक लेक है ये फ्लोटिंग लेक है एक तरीके की, है ना, आपने इसके बारे में पढ़ा ही होगा। कहाँ पे स्थित है ये बताना है, तो मणिपुर में स्थित है। ठीक, तो 3 दिवसीय फ्लोटिंग फोटो प्रदर्शनी जो है केंद्र सरकार ने यहाँ पे आयोजित की है। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कम प्राइस के लेन देन के लिए, यानी कि जो छोटे छोटे ट्रांजैक्शन हम लोग करते नहीं, 10-5 रुपए वाले को सामान ले लिया ऐसे किसी दुकान पे क्यूआर स्कैन करके, ठीक, तो उसके लिए एक यूपीआई लाइट जो सर्विस इसको लॉन्च किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। तो इसका नाम है यूपीआई लाइट, है ना। तो भुगतान की जो इसमें लेन देन है इसकी ऊपरी सीमा कितने रुपए होगी, तो इसमें बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि मैक्सिमम जो एक ऑफलाइन मोड में बेसिकली इसको आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, और मैक्सिमम जो अपर लिमिट है ट्रांजैक्शन की वो 200 रुपए है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन हमारा कहां से करेक्ट होगा, बी वाला। सितंबर 2022 में जारी ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स इंडेक्स, ठीक है, में कौन पहले स्थान पे है ये बताना है। ठीक है, तो अभी 22 सितंबर को ये इंडेक्स रिलीज किया गया है, ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स इंडेक्स। ये 32वां एडिशन है कुल। ठीक, और बेसिकली इसमें जो कह लीजिए डिटेल आती है इस इंडेक्स में, तो इस जो 32वें में आई है, तो विश्व के 119 ऐसे फाइनेंशियल सेंटर्स, ठीक है, जिनमें भविष्य में क्या आपस में प्रतिस्पर्धा होगी उसके संबंध में यहाँ पे आंकड़े जो है इसमें पेश किए गए हैं इस इंडेक्स में। तो सबसे टॉप पोजीशन पे जो फाइनेंशियल सेंटर है इस इंडेक्स के हिसाब से ये है न्यूयॉर्क। ठीक, सेकंड पोजीशन पे है लंदन, और तीसरे पे सिंगापुर है। ठीक है, हाँ ध्यान रखेंगे, हांगकांग को ओवरटेक करके सिंगापुर जो है वो तीसरे पोजीशन पे आ गया है। तो यहाँ से सी ऑप्शन को चूज करेंगे। हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस क्षेत्र में उद्योग में कौशल विकास के लिए एक एप्लीकेशन है लॉन्च किया है, उसका नाम है स्केल ऐप। ठीक, तो ये बेसिकली जो हमारा लेदर इंडस्ट्री है यानी कि चमड़ा उद्योग, वहाँ पे स्किल्स और कह लीजिए इवैल्यूएशन जो भी एम्प्लॉयमेंट की चीज़ें हैं उन सबका एक वन स्टॉप सोल्यूशन है स्केल ऐप, इसको लॉन्च किया गया है। 19 से 22 सितंबर के बीच देखिए ग्लोबल फिनटेक फेस्ट, ठीक है, इसका आयोजन किया गया है। तो ये तीसरा एडिशन है ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल का। बेसिकली फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो इंस्टीट्यूशंस कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे लोगों का एक तरीके से फेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया फेस्टिवल है ना, एनुअल, जिसमें यहाँ पे पॉलिसी मेकर्स और गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव चल रहे हैं या तमाम तरीके के बिजनेस मॉडल्स, उन सब का डिस्कशन वगैरह यहाँ पे मेन इसका जो है ऑब्जेक्टिव था। तो ये इसको आयोजित किया है एनपीसीआई, ये भारतीय भुगतान परिषद यानी कि पीसीआई, और एफसीसी फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल, ठीक है, तो इन तीनों ने जो है मिल करके किया है, पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और ये फिनटेक। ठीक, तो डी को हम चुनेंगे। थोड़ा डिटेल में इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। अगर इसकी थीम हम आपको बता दें, थीम भी वैसे इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो क्रिएटिंग अ सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्ल्ड, ठीक है, उसके बाद ग्लोबल इंक्लूसिव ग्रीन, ठीक है, ऐसे करके इसका थीम था। 1 से 30 सितंबर तक मनाए जा रहे पोषण माह 2022 की थीम क्या है ये बताना है। तो देखिए न्यूट्रिशन मंथ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है पूरे सितंबर के माह में, उसका थीम है सेलिब्रेट अ वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर्स, है ना, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखें कि जो महिला और बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार का, तो ये लगभग 4,37,000 जो आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं ना विलेजेस में, तो वहाँ पे पोषण वाटिकाएं जो हैं इसी पोषण माह के अंतर्गत डेवलप कर रहे हैं। वर्ष 2023 का जो ब्रिक्स सम्मेलन है उसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा ये बताना है, ठीक है। तो ब्रिक्स समूह के बारे में आप जानते होंगे, ब्राजील, रशिया,
इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक, ये 5 देशों का समूह है। तो अभी जो 2022 में समिट हुआ वर्चुअल माध्यम में, वो चाइना की कह लीजिए चेयरमैनशिप में हुआ। 2023 में जो होगा वो साउथ अफ्रीका के अंडर होगा। ठीक, 22 सितंबर 2022 को न्यूयॉर्क में डॉक्टर एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, तो इन्होंने G4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की। तो इसमें से जो देखिए नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा एक देश G4 का सदस्य नहीं है। ठीक, तो 4 देशों का एक समूह है G4, 2004 से जो है फाउंडेशन है। जापान, ब्राजील, जर्मनी और इंडिया। चाइना इसमें जो है ये नहीं है। ठीक, और अभी ये जो मीटिंग हुई है इसमें मेन ऑब्जेक्टिव इनका यही था कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है ना, उसमें जो लॉन्ग पेंडिंग रिफॉर्म्स हैं उसको किया जाए। सितंबर 2022 में भारत सरकार ने किसे पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टी के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, तो हाल ही में ये चर्चा का विषय रहा था। जो पीएम केयर्स फंड कोरोना के दौरान आपने काफी हाईलाइटेड था, इसको पढ़ा और सुना होगा। तो अभी रिसेंटली जो है केटी थॉमस, जो कौन है सुप्रीम कोर्ट के भूतपूर्व जज हैं, इसके अलावा इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा जी और ये करिया मुंडा, ये लोकसभा के पूर्व डेप्यूटी स्पीकर रहे थे। तो इन तीनों को जो है नॉमिनेट किया गया है। सितंबर 2022 में भारत, यूएई और फ्रांस की पहली मंत्री स्तरीय त्रिपक्षीय बैठक कहाँ आयोजित की गई, ये बताना है। तो देखिए अभी हुआ क्या था कि जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, वो न्यूयॉर्क गए थे। वहाँ पे जनरल असेंबली 77th जो मीटिंग है, सेशन जो, उसको अटेंड करने के लिए। तो वहीं पे न्यूयॉर्क में ही आपका जो है ये इंडिया, यूएई और फ्रांस का जो ट्राइलेटरल मिनिस्ट्रियल मीटिंग है ये होल्ड हुई है। तो ए ऑप्शन जो है इसको चूज करेंगे। हाल ही में भारत सरकार ने सोवा, ठीक है, ये देख लीजिए, इसको लेकर के एक एडवाइजरी जारी की है। जो सोवा क्या है ये बताना है। तो ये बेसिकली एक ट्रोजन वायरस जो होते हैं, ठीक है, एंड्रॉयड वायरस कह लीजिए, तो उसका एक ग्रुप है जो कि बैंकिंग लॉगिन के जरिए आपका जो बैंकिंग का क्रेडेंशियल जैसे यूजर नेम और पासवर्ड है, इन सबको हासिल करने का कार्य करता है। तो इसको जो है एडवाइजरी जारी की है ताकि इससे लोग जो है सावधान रहें। हाल ही में किस देश में इबोला वायरस का प्रकोप जो है उसको डिक्लेयर किया गया है फिर से। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में देखेंगे तो इबोला बीमारी जो है काफ़ी जो है हाल मतलब आए दिनों चर्चा में रहती है। तो रिसेंटली एक केस यहाँ पे रजिस्टर किया गया है आपका युगांडा में। ठीक, तो उस वजह से इसको जो है यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है एज इमरजेंसी के रूप में। देखिए एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत ने किस राज्य में जल आपूर्ति एवं स्वच्छता से जुड़ी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 96.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इतना अमाउंट का लोन जो है इसके बीच जो है अग्रीमेंट हुआ है एडीबी और इंडिया के बीच में। और ये जो वाटर सप्लाई और सैनिटेशन सर्विस इंप्रूव की जाएगी, ये स्टेट है हमारा हिमाचल प्रदेश। लद्दाख के कारगिल में 19 सितंबर 2022 को कारगिल अंतर्राष्ट्रीय मैराथन जो है इसको आयोजित किया गया। तो कारगिल अंतर्राष्ट्रीय मैराथन का जो नारा था, है ना, स्लोगन, वो क्या था ये बताना है। तो देखिए एक जो है ड्राई फ्रूट होता है एप्रिकॉट, यानी कि खुबानी इसको हिंदी में बोलते हैं। जैसे हिंदू धर्म को मानने वाले जो लोग वैष्णो देवी वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे मिलता है प्रसाद के रूप में। ठीक है, तो लेके आते हैं लोग, तो काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है। तो अभी रिसेंटली बेसिकली इसका जो प्रोडक्शन होता है लद्दाख के एरिया में होता है। तो इसका जो है इंटरनेशनल मार्केट में अभी रिसेंटली इसका एक्सपोर्ट होना शुरू हुआ है। तो उसकी खुशी में इस मैराथन का आयोजन हुआ और यहाँ पे यही इसको जो है नारा दिया गया कि रन फॉर खुबानी। ठीक, तो ध्यान रखेंगे बी ऑप्शन करेक्ट है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत के पहले डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व को अधिसूचित किया है? ठीक है, तो देखिए आपको यही हमको बताना है कि डुगोंग क्या होता है। ठीक है, तुरंत जो है कमेंट करके बताइए। ठीक है, और फिलहाल ये नोटिफिकेशन किया है जो फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व बनाने का, ये स्टेट ऑफ तमिलनाडु ने किया है, डी ऑप्शन। सितंबर 2022 में अतुल चतुर्वेदी, ठीक है, एशियन पाम ऑयल अलायंस के पहले अध्यक्ष बने हैं। तो इस ग्रुप में कितने देश हैं ये बताना है। तो देखिए एशियन पाम ऑयल अलायंस एक ग्रुप बना है पाम ऑयल के संदर्भ में। अतुल चतुर्वेदी बने हैं इसके अध्यक्ष और इस ग्रुप में कुल देश हैं 5। ठीक, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश। ठीक, मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता वाली 7 सदस्य कमेटी का गठन कब किया गया था?
तो राजेंद्र सच्चर जो है दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस थे, उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई थी इसमें मार्च 2005 में, ठीक है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे उस समय प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने इसको बनाया था। तो हम यहाँ से डी ऑप्शन जो है इसको चूज करेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पुरुष और स्त्री दोनों को समान होगा, ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन देने का वर्णन जो है किया गया है, ठीक है। तो इक्वल पे फॉर बोथ मेन एंड वुमेन फॉर इक्वल वर्क, ये आर्टिकल 39 जो डीपीएसपी में है, ठीक है, पार्ट 4 में। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष जयंती पटनायक थी। वर्तमान में महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, ठीक है। तो जो वुमेन्स कमीशन है 1992 में बना था, तो उस समय जयंती पटनायक जी जो है इसकी अध्यक्ष थी, और अभी जो है इनका नाम है रेखा शर्मा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो देखिए कुछ दर्शन लिखे हैं और उसके जो प्रवर्तक हैं उनके नाम लिखे हैं, तो गलत है मीमांसा, ठीक। इसके जो प्रवर्तक थे कौन थे, जैमिनी। निर्वाचन सुधारों के लिए दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में समिति जो है कब बनाई गई थी, तो ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के संबंध में कमेटी बनी थी 1990 में। अब इसमें देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक। तो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो जानवरों के कंजर्वेशन के संबंध में शुरू किए गए, तो गलत है प्रोजेक्ट एलिफेंट, 94 नहीं 1992 में शुरू हुआ था ये। यहाँ पे देखिए कुछ पुस्तकें हैं और लेखक के नाम लिखे हैं, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो ये जो दर्पण है ये बेसिकली नील दर्पण की बात हो रही है, इसके लेखक थे दीनबंधु मित्र, ठीक। निम्नलिखित मुगल काल के शासकों को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए ये सब जो है लेटर मुगल्स हैं, औरंगजेब के बाद के 1707 के बाद के, ठीक। तो सबसे पहले इसमें आता है ये बहादुर शाह प्रथम, ठीक। उसके बाद देखेंगे तो जहांदार शाह आएगा, ठीक। फिर तीसरे पे फर्रुखशियर बीच में, फिर रफी उद्दौला था, उसका नाम था शाहजहां द्वितीय, है ना। और फिर सबसे इधर लास्ट में देखेंगे आके तो अकबर सेकंड। तो ये डी वाला ऑप्शन जो है ये बनेगा। सिंध को किस गवर्नर जनरल के अधीन 1843 में ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया गया था। तो देखिए उस समय जो ये सिंध का एरिया था, ठीक है, तो यहाँ पे इसको रूल करते थे बलूची चीफ होते थे, ठीक है, उनको सिंध का अमीर कहा जाता था, ठीक। तो 1843 में बैटल ऑफ मियानी होती है, ठीक है, वहाँ पे इनको हरा करके जो है इस सिंध के एरिया को एनेक्स कर लिया जाता है ब्रिटिश उस समय की जो टेरिटरी थी, और इसमें चार्ल्स नेपियर को जो है पहला गवर्नर जो है वहां पर नियुक्त किया गया था। तो इस टाइम पीरियड में कैप्टन एलन बरो जो है ना, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। स्वदेशी रूप से विकसित कवच प्रणाली जो है क्या है, तो ये हमारे इंडियन रेलवेज के द्वारा डेवलप किया गया एक सिस्टम है, एंटी कोलिजन सिस्टम है ट्रेन का, सेंसर्स पे बेस्ड होता है बेसिकली। अगर मान लीजिए किसी ट्रैक पे सामने सामने दो ट्रेन आ रही हैं, आगे पीछे आ रही हैं, तो यहाँ पे सेंसर्स बेस्ड जो है काफ़ी अपने आप ये ऑटोमेटिक जो सिग्नल सिस्टम डेवलप किया गया है रेलवे के द्वारा, उसके द्वारा ये डिटेक्ट करके जो जहाँ पे मान लीजिए कोई ट्रेन खड़ी है आगे चल रही है, तो उससे पहले ये ट्रेन जो है स्टॉप हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके का सिस्टम डेवलप किया गया है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें से कौन सा शासक बौद्ध धर्म के प्रति सहिष्णु नहीं था, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे बुद्धिज्म के कह लीजिए फैलाव में या कह लीजिए पैटर्नेज में पुलकेशिन, गौतमी पुत्र, सातकर्णी, हर्षवर्धन, है ना, ये सब रहे थे। पुष्यमित्र शुंग जो है ये नहीं था। खतौली का युद्ध जो 1517 में हुआ, तो इब्राहिम लोदी को इसमें किसने हराया था ये पूछा जा रहा है। तो मेवाड़ के जो राणा सांगा थे, ठीक है, इन्होंने हराया था, ऑप्शन डी। नीलगिरी यानी कि जो साउदर्न इंडिया में आप पढ़ते हैं, तो नीलगिरी तमिलनाडु की सदियों पुरानी जटिल टोडा कढ़ाई, ठीक है, एम्ब्रॉयडरी का एक नाम है टोडा एम्ब्रॉयडरी, ठीक। तो इसको ध्यान रखिएगा कहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है, नीलगिरी के एरिया में तमिलनाडु में। तो इसको संरक्षित करने और उसे बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए 2022 का जो नारी शक्ति पुरस्कार मिला है किसे प्रदान किया गया है, ठीक। तो यहाँ पे जो टोडा एम्ब्रॉयडरी के लिए मिला है जया मुथु और तेजम्मा, है ना, इन दोनों को। हमने आपको पहले भी बताया है कि नारी शक्ति पुरस्कार 2022 का कितने लोगों को मिला है, ठीक है। तो जरा फटाफट कमेंट करके बताइए तो कितने लोगों को मिला था। नेक्स्ट है कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद इस्लामी पद्धति द्वारा भारत में निर्मित पहली मस्जिद है दिल्ली में, और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो ये निर्माण किससे संबंधित है, कुतुबुद्दीन ऐबक से।
स्वतंत्रता के बाद पहली प्राक्कलन समिति यानी कि एस्टिमेट कमेटी की बात हो रही है। इसका जो गठन है किस वर्ष में किया गया था ये बताना है। तो देखिए ओरिजिनली अगर हम ट्रेस करें एस्टिमेट कमेटी का तो फाइनेंस एक स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी के रूप में 1921 में पहली बार इसका गठन हुआ। और आज़ादी के बाद देखें तो जॉन मथाई की रिकमेंडेशन पे 1950 में पहली बार इसका जो है एस्टिमेट कमेटी का जो है गठन किया गया। तो उस समय 25 मेंबर ही थे इसमें, ठीक है। जैसे आप वर्तमान में पढ़ते हैं ना कि इसमें 30 मेंबर होते हैं और कुल जो सभी के सभी लोकसभा से चुने जाते हैं। तो 1950 में जो है 25 मेंबर ही थे। बाद में 1956 से जो है इसको रिवाइज किया गया तो 30 मेंबर्स की हो गई, ठीक। तो सी ऑप्शन को चूज कर लेंगे। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और ये कौन से अनुच्छेद में हुआ है ये बताना है, ठीक है। तो जैसे केंद्र सरकार के बारे में आप पढ़ते हैं या कोई भी न्यूज़ सुनते हैं कि कैबिनेट ने ये डिसीजन लिया है, ठीक है। तो कैबिनेट जो एक मंत्रिमंडल जो रूप होता है तो इसका एक बार मेंशन है कहाँ पे, आर्टिकल 352 सब क्लॉज 3 में, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी वाला जो आर्टिकल है इसमें देखिए इस आर्टिकल में बेसिकली प्रावधान ये है 352 सब क्लॉज 3 कहता है कि द प्रेसिडेंट शैल नॉट इशू अ प्रोक्लेमेशन अनलेस द यूनियन कैबिनेट, ठीक है। तो यहीं पे ये कैबिनेट जो शब्द आता है, अनलेस द यूनियन कैबिनेट कम्युनिकेट्स हिम इन राइटिंग दैट सच ये प्रोक्लेमेशन में बी इशूड, ठीक है। तो पहले चूंकि होता क्या था कि जब ये इंदिरा गांधी जी के टाइम पे इमरजेंसी वगैरह इम्पोज हुई तो वहां पे ऐसा कुछ प्रावधान कह लीजिए नहीं था, तो ओरली ये हो जाता था, ठीक है। तो बाद में इसको अमेंड किया गया है और उसमें ये डाला गया है कि रिटन रिकमेंडेशन होगा कैबिनेट का, तब जाके इमरजेंसी जो है उसको इम्पोज किया जा सकेगा, ठीक है। तो ये बता सकते हैं आप कि इसको किस अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था, जरा कमेंट करके बताइए। इसमें देखिए 2 लिस्ट है, इसको सम्मिलित करना है लोक नृत्य और किस क्षेत्र में होता है। तो सी ऑप्शन के हिसाब से इसको मिला करके देख लीजिए, ये करेक्ट आंसर इसका। निम्नलिखित में से कौन सी जो सबसे बाद की घटना है, तो देखिए अब इवेंट्स अगर इसमें देखेंगे तो सबसे बाद में तो पार्टीशन ऑफ बंगाल ही हुआ है 1905 में, लॉर्ड कर्जन, तो यही आंसर हो जाएगा। गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था, ठीक है। तो सत्याग्रह शुरुआत होती है चंपारण से, ठीक है, 1917। तो ये सबसे फर्स्ट जो है सक्सेसफुल सत्याग्रह है। निम्न में से 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया, ठीक। तो पूर्व में जो ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना कर चुके एमएन रॉय थे, है ना, तो इन्होंने ही ये रेडिकल डेमोक्रेटिक की भी स्थापना की। तो आज के वीडियो में हम यहीं पे इसको समाप्त करेंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चंस को आप प्लीज देख लीजिए और जो आपसे क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं प्लीज उसको आंसर किया करिए। इन्हीं सब बातों के साथ हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।